तो हेलो एवरीवन, हम लोग आज इंडियन पॉलिटी में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी और उस नया चैप्टर का नाम क्या है, हम जो पढ़ेंगे आज, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं सिटीजनशिप। यानी कि आज हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, नागरिकता। अब देखो, अब वैसे तो हम लोग ये सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में यदि हम देखो, आपको रनिंग नोट्स थोड़े बनाते रहने चाहिए साथ में। अब वो आपको थोड़ा काम में आएंगे, या फिर अगर आप ना भी बनाएं तो केवल आप सुन सकते हैं, बाद में मैं आपको ये नोट्स तो वैसे भी दे ही दूंगा। ठीक है, इंडियन पॉलिटी वैसे आपको लिखना होगा, साथ साथ में लिखते रहिए तो ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब जैसे देखिए, जब हम बात करें ना इंडियन पॉलिटी में, जैसे हम XYZ कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट पढ़ा, DPSP अगर हम पढ़ें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ें, पार्लियामेंट पढ़ें, संसद पढ़ें। ठीक है ना, इसके अंदर देखो आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो उन सब का जो सोर्स है, आखिर इन सब का सोर्स कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। देखो, सोर्स जो है सबका एक ही होता है। वो सोर्स होता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही रहने वाला है ना। यानी कि भारत का संविधान हमारा मेन सोर्स रहता है। ठीक है, लेकिन पहली बार अब हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जब हम नागरिकता वाले टॉपिक की बात करेंगे, जब हम नागरिकता को पढ़ने वाले हैं, है ना, तो इसमें हम सबसे पहली बात हमें यही देखते हैं कि फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार ऐसा होता है जहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेड रोल नज़र आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा संविधान का, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? लिमिटेड रोल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो सोर्स, जो देने वाली जो पावर है, वो हमें थोड़ी सी यहाँ रुक के प्रतीत होती है कि ये इतने ही भाग पर आपको देख पाएगा, इससे आगे भाग को नहीं देख पाएगा। आपको अभी सब क्लियर हो जाएगा, बने रहिए बस एक बार। ठीक है, अब जैसे देखो, वैसे तो हम ये सब जानते हैं कि नागरिकता से संबंधित कुछ हमारे प्रोविज़न्स भी होते हैं। भाई, हमारे जो प्रावधान है खास करके नागरिकता से संबंधित, किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, जितने भी ये इसके जो प्रोविज़न्स होते हैं, जो भी प्रावधान होते हैं, वो हमारे दे रखे हैं पार्ट 2 में, भाग 2। और इसमें जो प्रोविज़न्स हैं आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 5, 6, आर्टिकल 11 तक, है ना। यानी कि आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 9, 10, 11, 5 से लेकर 11 तक जो हमारे प्रोविज़न्स होते हैं, ये कहाँ पे दिए गए हैं? ये हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंडा ये है, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता? जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक के जितने भी मुद्दे होंगे, है ना, किन को सिटीजनशिप देनी चाहिए, किन को नहीं देनी चाहिए, किन व्यक्तियों को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, किन विदेशियों को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, वो सारे मुद्दे हमें यहाँ से डील करते हुए नजर आएंगे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब इनसे हमें ये देखने को मिलेगा कि आखिर 26 जनवरी 1950 के पहले के लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बस इतना ही है इसमें ओनली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दे रखे हैं वो 26 जनवरी 1950 के पहले के लोगों के लिए हैं। ठीक है, तो हम ये मान के कह सकते हैं कि इसको लिखेंगे टिल द कमेंसमेंट,
till the commencement of the constitution, ठीक है, till the commencement of the constitution of India। commencement का मतलब होता है लागू होना, यानी कि जब तक कि संविधान हमारा लागू नहीं हो जाता तब तक के जितने भी मुद्दे होंगे वो कहाँ से डील करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से, खास करके आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद की कहानी क्या है? 26 जनवरी 1950 के बाद भाई बाद के लोगों को कौन देगा सिटीजनशिप? बाद के जो पर्सन होंगे, है ना, जो भी आप देखोगे, जो भी XYZ पर्सन, एनी पर्सन का मतलब इसमें भारतीय भी आ जाते हैं, इसमें विदेशी भी आ जा सकते हैं, ठीक है, ये है कोई भी व्यक्ति, तो इनको सिटीजनशिप कौन मिलेगी? तो इसको जो पावर सौंपी गई, बची हुई पावर लेफ्ट टू द पार्लियामेंट। मतलब अब जो मुद्दे हैं वो सब पार्लियामेंट देखेगा, पार्लियामेंट के हाथ में ये शक्ति दी गई कि अब आगे के जितने भी मुद्दे होंगे 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी को नागरिकता देनी होगी तो वो कहाँ से मिलेगी? तो वो पार्लियामेंट देगा। और पार्लियामेंट कैसे देता है? पार्लियामेंट देता है बाय लॉ, यानी कि भैया लॉ बनाना पड़ेगा इसको सिटीजनशिप देने के लिए। इसलिए आप देखोगे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, इसको कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1951। ये सबसे पहला एक्ट बना था, क्योंकि 1950 के बाद के लोगों के लिए अगर देखना है तो आप यहाँ से आपको वो मिलेगी, है ना। अब देखो समय के साथ साथ इसमें कई जो है अमेंडमेंट भी किए गए पार्लियामेंट के द्वारा। जो लास्ट का जो अमेंडमेंट अभी हम देखते हैं, हाल ही का जो अमेंडमेंट है, इसलिए आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको हम लोग CAA 2019 भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कई मुद्दे थे, ये भी हम लोग अपने लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा जान लेंगे, पूरे सिटीजनशिप से संबंधित, नागरिकता से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सब इस लेक्चर के दौरान हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि मैंने आपको अभी बताया कि भैया पहली बार हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे नागरिकता के अंदर, है ना, नागरिकता वाले चैप्टर के अंदर फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमें लिमिटेड रोल नज़र आता है। लिमिटेड रोल का मतलब पूरा रोल नहीं है भाई। फंडामेंटल राइट पढ़ना है, DPS भी पढ़ना है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है, पार्लियामेंट पढ़ना है, कुछ भी XYZ पढ़ना है, तो भैया वो तो आपको पूरा जो सोर्स है उसका वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिल ही जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि भाई इसमें कैसे कैसे प्रावधान होते हैं, क्या होते हैं, पूरा XYZ। बट यहाँ पे जब हम सिटीजनशिप वाले चैप्टर को पढ़ते हैं, सिटीजनशिप वाले टॉपिक को पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का तो यहाँ, संविधान का तो यहाँ लिमिटेड रोल हमें नज़र आ रहा है। क्यों लिमिटेड रोल है? क्योंकि ये तो सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक के मामलों को ही देख रहा है। 26 जनवरी 1950 के पहले के ही इसने खाली संविधान ने ये प्रोविज़न दे रखे हैं इन, है ना, 26 जनवरी 1950 के पहले व्यक्तियों के किस प्रकार से सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, तो वो तो केवल आर्टिकल 5, 6, 7 ये दे रखे हैं। बट इससे बाद के मुद्दे के लिए कौन है, तो उसके बाद मुद्दे कौन देगा, तो वो पार्लियामेंट देगा। इसलिए जो है यहाँ पे आप देखोगे तो संविधान, आधी पावर संविधान पे गई और आधी पावर पार्लियामेंट के पास गई। तो समझ में आया। इसलिए मैंने कहा था कि संविधान के पास यहाँ पे लिमिटेड रोल हमें यहाँ पे नज़र आता है, लिमिटेड भूमिका, ठीक है, हमें नज़र आती है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले जो हमारा जो इम्पोर्टेंट काम होगा, सबसे पहले हम लोग इन आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 से लेकर पूरे 11 तक के आर्टिकल हम लोग आज इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल 5 को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये
हम लोग आगे चलते हैं। देखो अब आर्टिकल 5 है ना, इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे दो चीज़ें समझनी होंगी। पहले तो मुझे समझना होगा डोमिसाइल क्या होता है। डोमिसाइल डोमिसाइल क्या होता है, और फिर समझना होगा रेजिडेंट क्या होगा। रेजिडेंस, ये रेजिडेंस क्या होता है। दरअसल दोनों का मतलब आवास ही होता है ना, आवास ही होता है जहाँ आप लोग रहते हैं। डोमिसाइल का मतलब देखो, डोमिसाइल जो होता है ना, खास करके आप देखोगे जो आपके आधार कार्ड पे जो आपका पता होता है, आधार कार्ड पे, या आप देखोगे तो वोटर आईडी कार्ड, है ना, इन पे जो आपका जो पता होता है ना, जो एड्रेस लिखा होता है, यानी कि जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। और इसकी खास बात यहाँ पे ये है कि ये एक ही होता है, एक ही होता है, ठीक है। और रेजिडेंस का मतलब ये एक नहीं होता, अक्सर यह बदलता रहता है। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो जैसे मान के चलें आपका जो बर्थ हुआ है, आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, मान के चलो आपका जन्म हुआ है यूपी में, आप यूपी से हो। यूपी तो यूपी आपका क्या हो गया, डोमिसाइल हो गया, ठीक है। लेकिन आप जॉब करते हो, जॉब कहाँ करते हो, दिल्ली में। कुछ साल आपने दिल्ली में जॉब करी, कुछ साल आपने बॉम्बे में जॉब करी, कुछ साल आप लखनऊ में चले गए। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये दिल्ली है ना, जब आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो बट आपका डोमिसाइल तो यूपी है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने स्टेट की जगह आप एक काम करो, आप एक सिटी ले लो, है ना, क्योंकि ये तो सबसे बेहतर हो जाएगा अगर मैं सिटी मान लो। आपका बरेली, जो आपका ये आपका डोमिसाइल है, बरेली में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। अब आपने जॉब करी दिल्ली, कभी बॉम्बे और लखनऊ, तो आपका जो ये है ये क्या हो गया, दिल्ली में। जब तक आप दिल्ली में रहोगे तो आपका रेजिडेंस रहेगा ये, यानी कि मैं दिल्ली का निवासी हूँ, रेजिडेंस हूँ, बट मेरा डोमिसाइल बरेली है ना। इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए डोमिसाइल का मतलब और रेजिडेंस का। आम चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहला टास्क हमारा इस चीज़ को समझना है, क्योंकि आर्टिकल 5 में इन दोनों कीवर्ड्स का यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने इसको बताया आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें जो कीवर्ड याद रखना होगा इसमें, ठीक है, तो हमें एक ये कीवर्ड याद रखना होगा कि भैया जो आर्टिकल 5 है ना, ये ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देता है। क्या देता है, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप, है ना, ये ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे देगा। अब किन व्यक्तियों को देगा सिटीजनशिप, ये भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। देखो ये उन लोगों को सिटीजनशिप देगा जिसका जन्म जिसका जन्म जिसका जन्म यानी कि जिसका बर्थ, या हम मान करके चले जिसका डोमिसाइल कहाँ का होगा, इंडिया का होगा। यानी कि अगर आप
यानी कि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया में जन्मा हुआ है, इसका जन्म है ना, इसका जन्म कहाँ हुआ, इसका जन्म हुआ इंडिया में। अब या तो उस आदमी का जिसको चाहिए वो इंडिया में जन्मा हुआ ही, या उसके पेरेंट्स, माता पिता। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर अगर तुम्हारा जन्म इंडिया में हुआ है, या फिर या तुम्हारे माता पिता का जन्म अगर इंडिया में हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी आर्टिकल 5 के तहत। बट याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये सब बात कहाँ से हो रही है। ये सब बात हो रही है 26 जनवरी 1950 के पहले की। प्रायर मतलब पूर्व, प्रायर 26 जनवरी 1950। यानी कि यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के पहले आपका जन्म इंडिया में हुआ है, या आपके पेरेंट्स का जन्म है ना, या उस आपके माता पिता इंडिया में जन्मे हुए हों, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। 26 जनवरी 1950 के पहले की कहानी है ये, ठीक है। ये आर्टिकल 5 इस प्रकार से ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देता है। अच्छा, ये तो बात हो गई डोमिसाइल की। ये किसकी बात हो गई, ये आपको समझना होगा। ये डोमिसाइल की बात हो गई। डोमिसाइल का मतलब जन्म, यानी कि बर्थ हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और भी आती है, देखो, एक रेजिडेंस का भी इसमें थोड़ा कंडीशन है, ठीक है, रेजिडेंस। अब रेजिडेंस को भी समझ लेते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, या फिर आप या आप 5 साल से ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तरह इंडिया में रह रहे हों। 5 साल से ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तरह इंडिया में रह रहे हों। जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप 5 साल से ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तरह रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया? तब आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। तब आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट यहाँ पे आपको फिर से यहाँ ध्यान रखना है कि भाई ये 26 जनवरी 1950 के पहले की ही बात हो रही है। 26 जनवरी 1950 टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक हम ये हमारे मुद्दे रहेंगे आर्टिकल 5 से, है ना। तो अगर संविधान लागू हो जाने के बाद का अगर कोई मैटर आएगा तो वो सब पार्लियामेंट देखेगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो हमारा दूसरा टास्क होगा, ठीक है। बट अभी आप देखो 26 जनवरी 1950 के पहले, यहाँ पे मैंने ये लिखना चाहा, अब आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 के पहले अगर आप 5 साल से ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण नागरिक की, साधारण आवासी की तरह भारत में रह रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे देगा ये आर्टिकल 5, ठीक है। या 26 जनवरी 1950 के पहले अगर आपका जन्म हुआ हो या आपके पेरेंट्स का जन्म हुआ हो तो आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। आई होप आपको आर्टिकल 5 पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे, कीवर्ड इसमें यही था, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देने वाला, ठीक है। और पूरा आपको अगर समझ में आ गया तो हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल 6 पर, ठीक है। तो चलते हैं आर्टिकल 6 की तरफ।
अब देखो, आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। आपको पता है अनडिवाइडेड इंडिया क्या होता है? अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया कह सकते हैं, या फिर हम इसको ब्रिटिश इंडिया भी कह सकते हैं। ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, हम लोग इसको ब्रिटिश इंडिया भी कह सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है। जाहिर सी बात है, अनडिवाइडेड का मतलब जब इंडिया का बंटवारा नहीं हुआ, और जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब तो हम किसके, हम तो गुलाम थे ना, खास करके उपनिवेश थे। भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था एक प्रकार से देखा जाए, तो इसलिए उसको ब्रिटिश इंडिया कह रहे हैं, या फिर हम अनडिवाइडेड इंडिया कह सकते हैं या ब्रिटिश इंडिया कह सकते हैं। उस समय आप देखो, हम भारत का अगर मैप बनाए तो उस समय भारत कैसा था? हमारा भारत अखंड भारत कहलाता था। क्या है? अखंड भारत। और अखंड भारत का अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो ये इस प्रकार से, मतलब पूरा मान करके चलो ये ऐसा ही बनता है, क्योंकि अभी तो ये जो अपना ये जो होने वाला पाकिस्तान और भारत ये सब एक ही तो था, तो इसलिए इसको अखंड भारत बोल रहे हैं। और ये क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया है, ठीक है, ये हमें समझना बड़ा ज़रूरी था। और ओनली इंडिया किधर है? ओनली इंडिया यानी कि, या फिर हम इसको सॉवरेन इंडिया भी कह सकते हैं, है ना। तो वो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, वो तो हमें पता ही है। देखो, है ना, इस प्रकार से ये और ये हम जानते हैं ये क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कंट्री आपको दिख ही रही है, ठीक है। तो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। अब देखो, जैसे मैंने आर्टिकल 6 में हम लोग ने जो कीवर्ड हमें याद रखना था, आर्टिकल 5 के अंदर, आर्टिकल 5 के अंदर जो हम लोग ने कीवर्ड याद रखा था वो क्या था? डोमिसाइल एंड बर्थ। अब आर्टिकल 6 जो है ना, आर्टिकल 6 इसका कीवर्ड हमें याद रखना है। दरअसल आर्टिकल 6 जो डील करता है वो करता है माइग्रेशन से। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन का तो मतलब समझ में आता ही है तुम्हें। माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टमेंट जब होता है ना, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। अब देखो सवाल ये है कि भाई माइग्रेशन तो है, बट किधर माइग्रेशन हो रहा है ये भी तो बताओ। तो देखो आर्टिकल 6 में अब किन लोगों को नागरिकता मिलेगी? ये अनडिवाइडेड इंडिया है, वो मैंने लिख लिया, और ये इंडिया पाकिस्तान है, ठीक है। अब देखो माइग्रेशन किधर होगा? जैसे जब पार्टीशन हुआ, यानी कि जब 1947 के आसपास की जब बात थी, आज़ादी की बात थी, पार्टीशन की बात थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने माइग्रेशन कर लिया। भाई जो लोग पाकिस्तान से, जो लोग, आप देखो मैं हरा ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कलर। जो लोग पाकिस्तान से किधर आए? इंडिया आए। ये एरो बड़ा ध्यान से याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी कभी भी आपको, खास करके आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 जो अभी रिवर्स माइग्रेशन से डील करेगा। अब जैसे जो लोग पाकिस्तान से भारत में माइग्रेशन किया इन्होंने, मतलब माइग्रेशन, मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइग्रेशन किधर, तो हम लोग लिखेंगे माइग्रेशन, माइग्रेशन टू पाकिस्तान, सॉरी माइग्रेशन टू इंडिया। समझ में आ गया? तो जो लोग, अब ये आर्टिकल 6 जो है किससे डील करेगा, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जो जिन लोगों ने पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेशन कर लिया, और वो लोग भी तो आप देखो पहले तो वो अनडिवाइडेड इंडिया का ही पार्ट थे, और जब पार्टीशन हुआ, जब यहाँ पे पार्टीशन हुआ, तो वो लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ पे भी आ गए, इंडिया में आए।
है ना, पाकिस्तान से इंडिया में आए। तो ये डील करेगा उन लोगों से जो पाकिस्तान से भारत आ गए, जो पाकिस्तान से भारत आ गए, उन लोगों को सिटीजनशिप तो मिलनी चाहिए। अब उन लोगों को सिटीजनशिप कौन देगा? तो उन लोगों को सिटीजनशिप देगा आर्टिकल 6। समझ में आ गया पूरा? ठीक है, ये यानी कि माइग्रेशन टू, यहाँ हम लोग लिख लेंगे माइग्रेशन टू इंडिया। अब देखो, कुछ लोग इधर चल के तो आ गए, मान लेते हैं ये लोग हैं यहाँ पे, और ये लोग चल के किधर आ गए? ये आ गए, यहाँ पे आ गए, माइग्रेशन हो गया इनका, ये दो ही लोग सेम, है ना। अब इनको सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, इनको क्या देना पड़ेगा? इनको नागरिकता देनी पड़ेगी। क्योंकि क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट थे। क्योंकि ये लोग क्या हैं? ये लोग तो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट थे ना। तो हम लोग लिख लेंगे ताकि भूले ना, क्योंकि ये इनको सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता इनको देनी होगी, इनको नागरिकता देनी होगी, क्योंकि ये अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे। लेकिन ये माइग्रेशन तो किया इन्होंने, ये लोग पाकिस्तान से तो इंडिया आ गए, लेकिन कब आए? जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा 26 जनवरी 1950 के पहले की बातें ही इसमें होंगी, जाहिर सी बात है। तो ये लोग कब आए? आखिर कब आए? कब आए? तो इसके लिए एक डेट आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, है ना। आर्टिकल 6 में एक डेट मेंशन हुई है, जिसको बोलते हैं कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट, और कट ऑफ डेट डाली गई कौन सी? तो कट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और ये हमेशा अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, याद ही नहीं आता। तो इसके लिए बस छोटी सी एक कहानी याद करना। एक लेट लगती स्कूल स्टूडेंट की एक कहानी है। भाई जाहिर सी बात है कि एक बच्चा है, छात्र है, और वो हमेशा लेट होता है। हम जानते हैं जब इसके कॉलेज वगैरह खुलते हैं, है ना, ये लेट व्यक्ति है कोई, और हम जानते हैं कि भाई जब कॉलेज वगैरह खुलते थे, सबके कॉलेज खुलते थे, तो अक्सर देखा जाता था वो जुलाई में कॉलेज खुल जाते थे, है ना। अब जुलाई में कॉलेज खुला, 1 जुलाई को कॉलेज खुलता है इसका। अच्छा, इसका रोल नंबर याद रखना भैया, इसका जो रोल नंबर था, रोल नंबर है 48। सबसे पीछे बैठता है क्लास के, ये 48 ही बच्चे हैं। अब रोल नंबर इसका 48 है, और रोल नंबर इसका 48 है। स्कूल कॉलेज खुले 1 जुलाई को, और ये लेट लती आ रहा है कब? 19 जुलाई। कब आया? 19 जुलाई को पहुंचा। इसका रोल नंबर था 48। तो अब आपको डेट याद आसानी से हो जाएगी। देखो, कट ऑफ डेट डाली गई 19 जुलाई 1948। समझ में आ गया? यानी कि कहा गया बीच में वीडियो रुक गई थी किसी वजह से, और मैं यहाँ पे पढ़ाता रहा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि हमने कट ऑफ डेट आपने डाल दी, ठीक है। कट ऑफ डेट पड़ी थी 19 जुलाई 1948। मतलब अब देखो, जो ये माइग्रेशन हुआ, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको ये बता रहा था, ये है पाकिस्तान, और ये है अपना इंडिया। तो आर्टिकल 6 किन लोगों को सिटीजनशिप देगा? देखो, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, जो लोग पाकिस्तान से जिनका माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन टू इंडिया, इंडिया की तरफ जो लोग आए,
तो ये लोग आए हैं तो इनको है ना, तो ये जैसे आए, ये साहब आ गए पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, भाई इनको सिटीजनशिप देनी होगी। क्यों देनी होगी? क्यों? वाई? क्यों देनी होगी? क्योंकि ये अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे। ठीक है, यानी कि या तो ये अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे, या फिर इनके जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, मैंने इनके ये पापा बना दिए और ये इनकी मदर बना दी। ठीक है, या तो इनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे, या फिर इनके दादा दादी, ये थोड़े दादा दादी मैंने थोड़े से बड़े बना दिए, ये दादा हैं और ये दादी हैं, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं। ठीक है, या फिर ये इनका जन्म हुआ, किधर हुआ? अनडिवाइडेड इंडिया में इनका जन्म हुआ, या इनके दादा दादी यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स should be born in अनडिवाइडेड इंडिया या ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर जिन लोगों ने, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है, जिन लोगों ने पाकिस्तान से भारत में माइग्रेशन किया, समझ लेना अब सब कुछ छोड़ के इधर, जिन लोगों ने पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेशन किया, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए, अब इन लोग को सिटीजनशिप तो देनी चाहिए, इनको सिटीजनशिप तो मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि ये अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे। इस चीज़ को ध्यान मत दो, क्योंकि ये जब मेरी वीडियो नहीं बन रही थी तो उस समय ये मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो, ये तो क्योंकि क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि ये अनडिवाइडेड इंडिया में ही जन्मे हुए होंगे, जाहिर सी बात है ना। 26 जनवरी 1950 के पहले की बात हो रही है। अब देखो, जो लोग यहाँ पे माइग्रेशन हुआ, इनको सिटीजनशिप देनी चाहिए क्योंकि ये अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे। या तो ये आदमी जन्मा था, ठीक है, या इनके माता पिता जन्मे थे, या दादा दादी जन्मे थे, या पेरेंट्स, यहाँ मैं लिखता हूँ ही, या तो कोई व्यक्ति जो जिसको मिलनी चाहिए सिटीजनशिप जो आया, या तो वो अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा है, या उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं, या ग्रैंड पेरेंट शुड बी बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, है ना, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? तो आर्टिकल 6 आपको इस प्रकार से, जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको कौन देगा सिटीजनशिप, उनके लिए प्रावधान किधर मिलेगा? तो उनको प्रावधान दिया जाएगा आर्टिकल 6 के जरिए। मैंने आपको यहाँ पे एक डेट बताई थी, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सवाल ये है भैया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना चाहिए, मुझसे मिस हो रहा है, बताना भूल गया मैं। 19 जुलाई 1948 जो है ये आपकी कट ऑफ डेट थी। अगर आप 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गए हैं, 19 जुलाई ये जो आया है, ये जो माइग्रेशन हुआ है ना, इसको किधर आना चाहिए भाई? इसको 19 जुलाई 1948 के पहले ये भारत में आना चाहिए। अगर आपका माइग्रेशन हुआ और आपका माइग्रेशन 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप आ गए हैं और आप अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं, आपके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं, और आप 19 जुलाई 1948 के पहले आ चुके हैं, तो आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी
और वो आर्टिकल 6 के जरिए मिल जाएगी। आई होप आपको, तो आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। 19 जुलाई 1948 के पहले की बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझनी है। लेकिन अगर आप देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या होगा अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए। अगर आप आते रहे हो लेकिन आप 19 जुलाई 1948 यानी कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हो, तो देखो, तो मिल तो जाएगी, मतलब कि आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप, तो आपको मिल जाएगी। बट आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा 19 जुलाई 1948 के बाद, बट आफ्टर, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, बट आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर इनका माइग्रेशन हो रहा है तो आपको सिटीजनशिप तो मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको 6 महीने के लिए, है ना, 6 महीने 6 मंथ के लिए आपको एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंस, साधारण निवासी की तरह आपको रहना पड़ेगा 6 महीने तक भारत के अंदर। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तरह रहना पड़ेगा, तो हम लोग आपको सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल 6 समझ में आ गया, है ना। और ये जो पूरे अपने हमारे कंप्लीट नोट्स बनते जाएंगे इसी प्रकार से, है ना। और आगे चलेंगे आर्टिकल 7 पे, जो कि डील करेगा, आर्टिकल 7 डील्स विद रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे, रिवर्स माइग्रेशन को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल 6 में ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये आ गई आपकी, उसके बाद वाला पॉइंट, ये बॉक्स मैंने बनाया, ये बहुत काम का है। ठीक है, आप भी इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेना। ये आफ्टर वाली बात है और ये पहले वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई, है ना। ये पहले वाली बात है जो अभी आपको बताई, ये बॉक्स वाली। अगर आप 19 जुलाई 1948 के, ये कट ऑफ डेट आपको याद ही रखनी है। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद में आएँ तो मिल तो जाएगी सिटीजनशिप, लेकिन आपको 6 महीने का आपको करना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि 6 महीने आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तरह रहना पड़ेगा, और तब जाके उसके बाद आपको अथॉरिटी के पास जा करके मिलना पड़ेगा, और फिर हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें जो हो रही है वो 26 जनवरी 1950 के पहले की सारी बातें। आपको डेट भी आप देख पा रहे हो, ये तो 1950 के पहले की डेट है। ठीक है, इसलिए, और इसलिए ये डील, इसलिए इस प्रकार के जो प्रोविजंस हैं वो सब ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में ही हैं। उसके बाद जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पार्लियामेंट देखेगा, पार्लियामेंट बाय लॉ इसको शक्ति दी गई है बाकी के नागरिकता संबंधित मुद्दों को देखने की। ठीक है, तो आगे चलेंगे आर्टिकल 7 पे, तो चलते हैं आगे। अब देखो, ये इस प्रकार से नोट्स हैं, आप अपने नोट्स, रनिंग नोट्स बनाते रहना। ठीक है, साथ में, और अगर आप नोट्स बाय चांस आपके पास समय नहीं है, नहीं बना पा रहे हैं, तो ये मेरी मेल है जो मैंने लिख दी थी अभी, नीलेश रॉलिंस NILESHROLLINS 12386@gmail.com। इस पे आप मुझे मेल कर देना, फिर मैं आपको अभी कंप्लीट नोट्स सिटीजनशिप के यही वाले आपको भेज दूंगा। ठीक है, इससे आप पढ़ते रहना आराम से। आगे चलेंगे हम लोग आर्टिकल 7 की तरफ, तो हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 7। ठीक है, अब चलते हैं अपना आर्टिकल 7 की तरफ, अनुच्छेद 7 की तरफ। अब जैसे, अब देखो आर्टिकल 6 क्या था, आर्टिकल 6 तो भैया हमारा क्या था, जैसे हम लोग अभी देखा, हमने आर्टिकल 6 हमने देखा था, वो क्या था, माइग्रेशन टू इंडिया। बट यहाँ उल्टा है, ये आर्टिकल 7 सबसे पहले जो रिलेटेड है वो किससे है, रिवर्स माइग्रेशन। हमें ये समझना है, ये रिवर्स माइग्रेशन से संबंधित है। अब देखो, रिवर्स माइग्रेशन सबसे पहले बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। जैसे मान के चले भाई, हम अपना वही, जैसे हमने ये बनाया अपना भारत का
प्यारा सा भारत का मैप, ठीक है। और इस प्रकार से देखा जाए तो और ये हमने बनाया अभी पाकिस्तान, ठीक है। अब उसमें क्या था, इसमें क्या था, जैसे ये पाकिस्तान था और ये अपना इंडिया था मान के चलो, तो पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे, उनके लिए सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। बट यहाँ उल्टा है। अब देखो यहाँ हुआ क्या था, अब जैसे यहाँ पे जो लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि केवल पाकिस्तान से ही आ गए इधर, है ना, क्योंकि बंटवारा हुआ है, पार्टीशन हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा, यानी कि कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इंडिया से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना किधर से किधर जाना है, ठीक है। अब देखो जो लोग, इंडिया है और ये पाकिस्तान है, जब ये गए यहाँ पे लोग, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, देखो यहाँ पे उनको वहाँ पे परेशानी हुई, कई चैलेंजेस फेस करने पड़े, है ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो लोग यहाँ से लेकर वापस आ गए, ये लोग, है ना। पहला नंबर अपना इसमें डालना है, यानी कि पहले गए इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर इनको यहाँ पे क्या हुआ, है ना, फेसेस मैनी चैलेंजेस, इनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो दिक्कत मैंने लिख दिया, है ना। इनको यहाँ पे दिक्कत हुई, मुसीबतों का सामना करना पड़ा पाकिस्तान में, तो ये लोग वापस आ गए, तो इसको बोला गया क्या हुआ, रिवर्स, है ना। ये क्या हुआ, रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब जो लोग यहाँ पे आए तो इनको भी सिटीजनशिप देनी है, बट आप यहाँ मान के चलो, क्योंकि ये लोग भी तो अनडिवाइडेड इंडिया में ही जन्मे होंगे, है ना। अब यहाँ मान के चलो जब ये लोग वापस आए, तो ऐसा नहीं है कि एक करके आए, बहुत प्रॉब्लम हो गई, है ना। हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा आने लगे, भारत में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी। अब मानो कि जो लोग पहले पाकिस्तान से यहाँ गए थे, है ना, तो इनको माना गया था, पहले तो ये समझा जा रहा था कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, इंडिया से जो लोग यहाँ से जाएंगे, तो इनकी जगह जो खाली हो जाएगी, है ना, इनकी जगह जो खाली होगी, इनका जो घर होंगे, है ना, इनके घर में जो वहाँ से आने वाले वो लोग रह लेंगे, है ना, और जो यहाँ से जाएंगे और वो इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा दिक्कत यहाँ पे इंडिया में ऐसे होने लगी कि भाई, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी, एक ही घर में देखो 10-10 12-12 लोग रहने लगे, है ना। तो इंडिया में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इंडिया को भी। तो अब क्या, है ना, तो यहाँ पे देखो जब, इसलिए एक उसके बाद आप देखोगे नेहरू जी ने, और उस समय तो नेहरू जी ही जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे, है ना। तो नेहरू जी ने एक व्यवस्था, एक सेटलमेंट निकाला, याद रखना है, इन्होंने परमिट सिस्टम निकाला, और जिसको बोला गया क्या, जिसको बोला गया परमिट फॉर रीसेटलमेंट, परमिट फॉर रीसेटलमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, आपको ये याद रखना है। मतलब परमिट फॉर रीसेटलमेंट मतलब, देखो भारतीयों जो इंडियंस थे उनका मानना था, है ना, जो हमारे लीडर्स थे उनका मानना था उस समय के दौरान कि आप जो है एकदम में मत आओ, जिसके पास परमिट होगा वो लोग एक एक करके, मतलब पहले जो है 100 लोग आ जाओ, 200 लोग, मतलब कम कम लोगों को परमिट दिया जाने लगा, जिससे ज़्यादा इंडिया में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो लोगों को, है ना। तो परमिट फॉर रीसेटलमेंट सिस्टम निकाला गया, और जैसे जो लोग आ रहे हैं, है ना, तो एक डेट भी निर्धारित की जाएगी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेट भी बतानी पड़ेगी, है ना, कि भाई कौन किधर से किधर जा रहा है, तो उसके लिए डेट बताओ, कट ऑफ बताओ कि इस डेट के अंदर आ रहे हो या जा रहे हो, तो कौन इंडिया का सिटीजन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये बताना था, है ना। तो इसके लिए जो डेट डाली, देखो अब हमें वही अपना स्टूडेंट वाली कहानी याद रखनी है, इसमें भी आर्टिकल 7 में भी वही लेट लती वाला जो स्टूडेंट था उसकी कहानी याद रखनी है। बट आप देखो ये 1 साल बाद अब स्कूल आया, 1 साल बाद थोड़ा वो लेट लती जो व्यक्ति था वो थोड़ा सुधर गया। अब सुधरने के बाद क्या हुआ,
जब वो सुधर गया पढ़ाई वढ़ाई सही से करने लगा तो स्कूल टाइम पे आया, तो फिर उसका एग्ज़ाम हुआ। और एग्ज़ाम देखो ज़्यादातर देखो मार्च के आसपास एग्ज़ाम हो जाते थे, है ना, बच्चों के। तो आपको डेट याद रखनी है, मार्च, यानी कि 1 मार्च को एग्ज़ाम हुआ। कब हुआ? 1 मार्च, यानी कि 1-3। बट अब उसका जो रोल नंबर था, पहले 48 रोल नंबर था आर्टिकल 6 में, लेकिन अब इसका रोल नंबर थोड़ा चेंज हुआ है। उसका रोल नंबर एक कम हो गया, मतलब एक बच्चा कम हो गया, तो 47। ठीक है, तो अपनों को याद रखना है 1947 ये डेट है, 1 मार्च 1947। अब आप अपने तरीके से भी ये डेट याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी क्या है, ये कट ऑफ डेट बनी है ना। और बोला गया कि अगर आप इस डेट के बाद, अगर आप इस डेट के बाद आप गए, मतलब अगर यहाँ तो ये वाला साइन आपको याद रखना है, ये माइग्रेशन होगा किधर, ये इंडिया से ये लोग, कुछ लोग यहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, है ना। और जो लोग गए वो, इनको यह कहा गया अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद अगर जा रहे हो, उसके बाद अगर जा रहे हो पाकिस्तान, ठीक है, तो आप इंडिया के सिटीजनशिप, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, मतलब आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे। अगर आप इसके बाद चले गए तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहे, तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहे, ठीक है, इंडिया के नागरिक नहीं रहे, क्योंकि आप चले गए ना। बट अब यहाँ तो हमें पता ही है कि यहाँ तो होना है क्या, रिवर्स माइग्रेशन होना है, हम जानते हैं ये तो रिवर्स माइग्रेशन होना है। जो लोग यहाँ से चले गए, तो यही लोग जो गए हैं वो बाद में वापस भी आएंगे, तो ये रिवर्स माइग्रेशन। जब ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो इनको अब सिटीजनशिप तो देनी चाहिए। अब इनको जो है नागरिकता मिलेगी, सिटीजनशिप इनको मिलेगी, बट कैसे मिलेगी? सेम एज आर्टिकल 6। और डेट आपको आर्टिकल 6 की क्या याद रखनी थी? 19 जुलाई को पहुंचा था 1948। जैसे हमने जो लोग 19 जुलाई 1948 में, है ना, आर्टिकल 6 में जो वापस जो इसके बाद जब आ रहे थे, तो उनको कैसे दे रहे थे हम लोग सिटीजनशिप? तो हम लोग दे रहे थे आपको 6 मंथ्स का इंतज़ार करना पड़ेगा, मतलब 6 महीने तक आपको एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंस के रूप में रहना पड़ेगा। आपको अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा उसके बाद, है ना, देन आप इंडिया में अथॉरिटी के पास जाओ, देन आपको सिटीजनशिप मिलेगी। सेम एज आर्टिकल 6 में जैसे मिल रही थी, वैसे ही अगर आप रिवर्स माइग्रेशन आपका इस तारीख के बाद, मतलब इसके बाद ही हो रहा है, क्योंकि ये लोग इसके बाद गए तो इंडिया के सिटीजन नहीं रहे, बट ये लोग वापस भी आ गए, है ना। यहाँ पे आपने लिखना है बट ये लोग वापस आए, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, तो आपको देनी पड़ेगी। तो अब वो आर्टिकल 6 की तरह जैसे हम लोग ने दी थी, जो 6 में जो डेट थी 19 जुलाई 1948, इसके बाद जब आ रहे थे, है ना। और आर्टिकल 6 में क्या था, याद रखना था कि भाई जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले आ रहे थे उनको तो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल रही थी, ठीक है। बट आर्टिकल 6 में ये भी था कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे थे उनको कैसे मिलेगी? तो भैया उनको मिलेगी इस तरीके से, 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ रहा था। ये ऐसे ही आर्टिकल 7 में आप 1 मार्च 1947 के बाद अगर चले गए तो आप इंडिया की सिटीजनशिप आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। बट आपको यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ, दिक्कत हुई, तो आप वापस आए, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मिलेगी? सेम एज जैसे हमने आर्टिकल 6 में इन वालों को दी थी, सेम एज ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल 7 जो रिवर्स माइग्रेशन से संबंधित था, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके,
तो अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट अपने आर्टिकल 8 पे, है ना, यानी कि अनुच्छेद 8, उसके बाद 9, 10 और फिर 11। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म करने के बाद में फिर हम लोग चलेंगे सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दरअसल 1955, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ था। उनको अब आने वाले यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद कि आने वाले जो लोग हैं उनको कैसे दी जाएगी, वो अब संसद की जिम्मेदारी होगी, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग आर्टिकल 8 पे चलेंगे। ठीक है, 8